Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about tokens in Java. Okay, basically tokens जो होते हैं हम जो कुछ भी अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं जितने भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सब टोकन्स हैं। ठीक है, अब एक एक करके अब हम वन बाय वन सारे के सारे टोकन्स को स्टडी करेंगे। तो अगर हम टोकन्स की बात करें तो टोकन्स क्या होते हैं, जो भी हमारा कंपाइलर है, हमारे हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको क्या कर देगा, वर्ड्स में ब्रेक कर देता है। तो वो वर्ड्स जो होते हैं वही हमारे टोकन होते हैं। फिर चाहे हमने क्लास लिखा है वो हो, या जो हमने कोई आइडेंटिफायर यूज किया हो वो हो, या कुछ भी हो लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the Java compiler breaks the line of code into text is called Java tokens. These are the smallest element of the Java program, and the Java compiler identifies these words as tokens. These tokens are separated by delimiters, और जो हमारे tokens होते हैं ना उनको separate करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए हम separate करने के लिए separators का या फिर delimiters का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं टोकन। टोकन 6 टाइप्स होते हैं बेसिकली। वो है हमारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड कमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं पहले कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स जो हमारे कंपाइलर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। उन वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही रिजर्व, उन एक तो वर्ड्स रिजर्व होते हैं और उनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, और हर कीवर्ड को हम हमेशा लोअर केस में ही लिखते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स, कुछ क्या सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से हमने कुछ यूज भी कर रखे हैं, जैसे कि ब्रेक कीवर्ड का हमने यूज किया हुआ है, क्लास हमने यूज करी हुई है, केस, डिफॉल्ट ये सब हमने यूज कर रखा है, कंटिन्यू यूज किया है हमने, एल्स, फॉर ये सब हमने यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हमने फॉर लूप पढ़ा था, तो फॉर लूप में जो भी हमारे फॉर लूप का वर्क है, जो भी उसकी वर्किंग है, वो सब क्या है कंपाइलर के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हम फॉर लूप का वो फॉर कीवर्ड का यूज करके अपने लूप में काम कर पा रहे थे। तो यही होते हैं हमारे कीवर्ड्स, यानी कि प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स की बात करें अगर, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं और जितने भी फंक्शन हैं, क्लास है, एरे है, हमने उनका जो नेम दे रखा है, जैसे कि हम कोई एरे ले लेते हैं इंट ए और हम अपने एरे का साइन बना देते हैं, तो वो हो गया उस एरे के लिए आइडेंटिफायर, मतलब जिसकी हेल्प से हम अपने उस वाले एरे को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लो हमारा एक फंक्शन है, हमने उसको एक नाम दे दिया मैथ। ठीक है, तो उस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, एक आइडेंटिटी दे दी कि इसको हम इस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो मतलब जो भी नेम हम देते हैं किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को, क्लास को या एरे को, वो सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, और जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हम हमेशा उनको या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, या फिर लेटर से स्टार्ट करेंगे, या फिर एक डॉलर के साइन से स्टार्ट करेंगे। हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर को। ठीक है, अगर हम इसके लिए रूल्स की बात करें तो इसके लिए 3 रूल दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला रूल ये है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा अंडरस्कोर होगा, अल्फाबेट होगा, या फिर डॉलर का साइन होगा। उसके अलावा हम किसी और चीज से अपने आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने आइडेंटिफायर में का फर्स्ट कैरेक्टर 9 लिख दें, कोई भी डिजिट नहीं हो सकती। अगर हम वैलिड आइडेंटिफायर की बात करें यहाँ पे, इसको एक एग्जांपल से समझें इस वाली पहले वाले रूल को। तो अगर मैंने AY9 दिया, AY9 हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है, वहीं पे मैं अगर 9AY लिख दूँ तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो मैंने डिजिट ले लिया, यानी कि 9। सो दैट्स नॉट द वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है,
अब इसके सेकंड रूल की बात करें तो वो ये बोलता है कि जो भी हमारा आइडेंटिफायर है उसके बीच में उसके अंदर कोई भी वाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एक आइडेंटिफायर लूँ रिया गुप्ता, ठीक है, तो उसके बीच में अगर मैं स्पेस दे रही हूँ तो वो हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बीच में एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है सेकंड वाला रूल। अगर इसके थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल में ये बोल रहा है कि जो भी हमारा आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर हमने अपना एक आइडेंटिफायर लिया है स्मॉल m इक्वल्स टू 5, ठीक है, अब मैं उसी को बाद में प्रोग्राम में चेंज कर रही हूँ, मैं उसको लिख रही हूँ m इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में स्मॉल m लिया है तो मुझे जो बाद में मैंने उसको चेंज किया है उस टाइम पे मुझे स्मॉल m ही यूज करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं वहां पे कैपिटल M यूज कर लूँ, पहले मैंने स्टार्टिंग में स्मॉल m यूज कर रखा है। इसका मतलब कि ये केस सेंसिटिव है, मतलब इसमें केस मैटर करता है कि अपर केस में लिखा है हमने अपना आइडेंटिफायर या लोअर केस में लिखा है, ठीक है। तो यही था इस तीसरे वाले रूल का लॉजिक। तो ये हमारे 3 रूल्स हुआ आइडेंटिफायर्स के। अब बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स कुछ नहीं होता, बस एक नोटेशन होती है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि हम बूलियन लिटरल की बात करें, बूलियन के अंदर या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो मतलब क्या होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, मतलब फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे अगर हम स्ट्रिंग लिटरल की बात करें तो 10, 5 ये क्या है, ये सब लिटरल्स हैं इंटीजर वाले। वहीं पर स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाएंगे ए बी या सी इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करें तो ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो स्पेशल सिंबल्स जो कि हम दो ऑपरेंड्स के बीच में या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम ऑपरेंड्स से अप्लाई करते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और अपनी जो भी हमें अपना काम करवाना है अपने ऑपरेंड से, हम उसी अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो टोटल 8 टाइप के ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जावा के अंदर, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस वगैरह, असाइनमेंट जिसकी हेल्प से हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू, ठीक है। रिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में या दो एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन बताता है। यूनियरी क्या होता है, किसी एक आइडेंटिफायर किसी एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड पे अप्लाई होने वाले ऑपरेटर को हम यूनियरी ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो जिसके बीच में हम लॉजिक यूज करते हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसके बीच में अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। टर्नरी में क्या होता है, उसमें एक हमें कंडीशन दी होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम पहले वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो बिट्स पे लगाते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी हम बिट्स पे लगाते हैं, ठीक है। अब ये दे रखे हैं सिंबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जो हम मैथ में यूज करते हैं नॉर्मली वही होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब। एक स्पेशल और दिया है इसमें ये वाला, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। सपोज हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं ए डिवाइड बी करती हूँ तो उसके इक्वल में जो आंसर आता है हमेशा क्या आता है, वो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे ए मॉडुलस बी कर देती हूँ तो वो जो आंसर देगा या वो जो रिजल्ट देगा वो होता है हमारा रिमाइंडर, मतलब मॉडुलस का मीनिंग ही होता है कि रिमाइंडर। अगर सपोज हमारे पास एक ऑपरेंड 3 रखा है और एक दे रखा है 2, अगर मैं 3 मॉडुलस 2 करती हूँ तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। या अगर मैं 5 मॉडुलस 2 ले लेती हूँ तो 5 मॉडुलस 2 करने पर रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यही होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑपरेटर की, जो है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑपरेंड पे यूज करने वाले ऑपरेटर को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी एक ऑपरेंड इंक्रीमेंट करना है बाय 1,
ठीक है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। मतलब हमें पहले इनिशियली x इक्वल्स टू 5 दिया था, अगर मुझे उसे एक इंक्रीमेंट करना है तो मैं x प्लस प्लस लिख दूंगी। ठीक है, यही होता है हमारा यूनियनरी ऑपरेटर। एज ए नेगेटिव, डबल नेगेटिव का काम क्या होता है, एक डिक्रीमेंट करना। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन का निगेशन करना। ठीक है, तो ये हो गया यूनियनरी ऑपरेटर। असाइनमेंट की बात करें तो किसी को कोई भी चीज असाइन करना या वैल्यू असाइन करना, अगर इक्वल लग रहा है x इक्वल्स टू 5, मतलब 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 5 हो जाए, असाइन कर दी मैंने 5 x को। अगर लिखा है x प्लस इक्वल 1, इसका मतलब है x इक्वल्स टू x प्लस 1। ऐसे यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू x माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पे x मल्टीप्लाई इक्वल 2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2। तो मतलब इस तरीके से काम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है, रिलेशन का काम क्या होता है, दो ऑपरेंड कह लो या दो एक्सप्रेशन कह लो, उनके बीच में रिलेशन बताना। अगर कोई दी हुई वैल्यूज या कोई दिए हुए वेरिएबल्स बराबर हैं तो हम इसका यूज करते हैं, अगर नहीं है तो इसका यूज करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई, अगर कंडीशन शो करना इन दोनों के बीच में क्या ये अप्लाई हो रही है या नहीं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह से आते हैं। ठीक है, लॉजिकल की बात करें तो इसके अंदर ये आता है, मतलब अगर हमें कोई दो एक्सप्रेशन दिए हों जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके बीच में हम ये अप्लाई करते हैं। ये काम करता है एंड की तरह, ये काम करता है और की तरह। इसमें क्या होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर एक भी फॉल्स, मतलब कहने का ये कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ये होता है एंड ऑपरेटर। एंड में क्या होता है, अगर उसमें एक भी फॉल्स है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता है, ये जो और ऑपरेटर दे रखा है इसका काम क्या होता है, अगर दोनों ऑपरेटर, दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी ट्रू है तो उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। बस ये होता है दो लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम। टर्नरी की बात करें तो तीन ऑपरेंड्स पे अप्लाई होने वाले ऑपरेटर्स को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। होता क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं हुई तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। बिटवाइज और शिफ्ट हम बिट्स पर अप्लाई करते हैं, एंड कर रहे हैं, और कर रहे हैं, एक्सॉर कर रहे हैं या नॉट कर रहे हैं। ठीक है, बस ये काम होता है इनका। सेपरेटर्स की बात करें सो देयर आर 9 सेपरेटर्स इन जावा, मतलब जावा के अंदर 9 सेपरेटर्स होते हैं, मतलब जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी, या हमारे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी हमने कुछ भी लिखा है उसको सेपरेट करने का काम करता है। जैसे कि अब मैं इस सेमीकोलन की बात करूं तो दो इंस्ट्रक्शंस को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब वैसे उसका काम होता है एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट। अगर हमें कोई चीज एक्सेस करनी है तो इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, और ये हो गया ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मतलब ये सारे होते हैं हमारे सेपरेटर्स। एंड द लास्ट वन आते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको चेक करना है या पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि हमारा जो कंपाइलर है या जो हमारा इंटरप्रेटर है वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, मतलब उसके लिए इन कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि प्रोग्राम के बारे में प्रोग्रामर को इन्फॉर्मेशन देना, मतलब अगर आपका कोड कोई तीसरा बंदा स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको आपके कोड के बारे में आइडिया लग जाए, बस ये काम होता है कमेंट्स का। So that's all about tokens in Java. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.